नमस्कार, मैं फिलिप अशोक सोलोमन मिशन आईएएस की तरफ से ये जो आपको मास्टर स्ट्रोक भारतीय राजनीति शास्त्र का है, जो दिल्ली टीम की तरफ से शुरू की गई है, तैयारी की गई है, इसकी मैं एनालिसिस दे रहा हूँ। ये हमारा लास्ट एनालिसिस है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 121 से लेकर के 150 तक का मैं चर्चा करूँगा। तो आइए अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 121 क्या कहता है। 121 में कहता है कि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत के लिए कम से कम कितने सदस्य आवश्यक हैं। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 में हम देखते हैं तो उसमें दिया जाता है कि मंत्रिपरिषद जो होती है मुख्य रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और मंत्रिपरिषद तब तक ही बना होता है जब तक उसे बहुमत उससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो जब उन्हें बहुमत प्राप्त होती है तब तक वो मंत्रिपरिषद बनते हैं, और इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को आगे बढ़ाने के लिए, इनिशिएट करने के लिए, शुरुआत करने के लिए मुख्य रूप से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। इस आधार पर आपका प्रश्न संख्या 121 का आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा। 122 में देखिएगा, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन कब किया गया। हम सभी को पता है कि प्रस्तावना में सबसे पहला जो संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976 यानी 1976 में की गई थी, जिसके आधार पर हम देख सकते हैं कि जैसे वर्ड आप देख सकते हैं, समाजवादी था, धर्मनिरपेक्ष थी और अखंडता थी, ऐसे सारे वर्डों को इसमें जोड़ा गया था। तो मुख्य रूप से हम देखें, लेकिन इसके अलावा आप देखिए जो 1960 ईस्वी में जो हमारा बेरूबरी जो हमारा मामला आया था, उसमें हमने देखा था कि बेरूबरी मामला जो यूनियन लाई थी, उसमें हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट जो थी उन्होंने कहा कि प्रस्तावना जो है हमारा संविधान का अंग नहीं है। लेकिन फिर पुनः हम देखते हैं 1973 में, तो 1973 में जो हमारा केशवानंद भारती, केरला बनाम केशवानंद भारती के जो मामला आया, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो थी दिए हुए अपने वक्तव्य से पुनः वो विपरीत हो जाती है, कह सकते बदल देती है, और पुनः ये कहता है कि नहीं, ये हमारा संविधान का यानी संविधान का ये हमारा भाग है, यानी पार्ट है। तो इस आधार पर आप देखिएगा इसका आंसर चल जाएगा, पहली बार जो प्रस्तावना में संशोधन हुई थी वह 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, यानी आंसर इसका बी हो जाता है। उसके अलावा 123 में कहता है कि सरकार इस्तीफा दे देती है अगर उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो अविश्वास प्रस्ताव पारित कहाँ की जाएगी? लोकसभा में। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दी जाएगी तो पूरा का पूरा जो मंत्री परिषद यानी मंत्रिमंडल जो होगा, परिषद होगा, वो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं इनएक्टिव हो जाएगी, असक्रिय हो जाएगी। ठीक है, और उसी के साथ ही फिर न्यूज़ चुनाव की बात होगी या सरकार फिर जो चाहे, ठीक है, तो इस पे होगी। तो मुख्य रूप से इसका जो होगा लोकसभा आंसर हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। 124 की हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है। तो सबसे पहले जो संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाती है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 यानी 108 के अनुसार इसको बुलाई जाती है। इसमें तब बुलाई जाती है जब मान लिया जाए कोई राज्यसभा और लोकसभा में कोई हमारा विधेयक आता है और वह एक कंट्री कह सकते हैं एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट यानी विवाद का वो मामला बन जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होती है कि जो राष्ट्रपति होते हैं दोनों को संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं, यानी उसका नेतृत्व हमारा राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन जो संयुक्त जो अधिवेशन होती है उसकी जो अध्यक्षता जो होता है वो अध्यक्षता हमारा लोकसभा स्पीकर करता है। यानी इस आधार पे हम अनुच्छेद की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 108, यानी आंसर हो जाएगा सी। 124 का हमारा आंसर सी हो जाता है। क्वेश्चन 125 को आप देखिएगा तो कहते हैं निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। तो जैसा हम सभी को पता है कि अनुच्छेद 368 यानी 368 जो संविधान का जो हमारा अनुच्छेद है यह मुख्य रूप से संविधान संशोधन से जुड़ा हुआ मामला है। यानी इसका आंसर उस आधार पे 125 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, 368 आर्टिकल। 126 में देखिएगा किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। अभी जस्ट हमने चर्चा किया था, ठीक है। तो जैसा कि 1960 से यानी जो 9वां संविधान संशोधन हुआ था, 9th जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुई थी वह 1960 में हुआ था बेरूबरी मामला के मामले में। तो बेरूबरी जो हमारा केस हुई थी उसमें मुख्य रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है भारत के संविधान का अंग नहीं है। लेकिन 1973 में जब हमने देखा तो जैसे ही केशवानंद भारती यानी केरला बनाम केशवानंद भारती का जो मैटर आती है तो वहां पर वो सुप्रीम कोर्ट अपने दिए हुए वक्तव्य से बदल गया था, और बदलने के बाद पुनः फिर उन्होंने कहा कि नहीं, प्रस्तावना जो है हमारा देश के संविधान का है, संविधान का अंग भी है। तो इस आधार पर यदि हम आंसर बात करें तो इसका आंसर बेरूबरी मामला हो जाएगा 1960 में जो आई थी। इज इट ओके? 127 में देखिएगा तो कहता है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं है, पहले आपने देखा था 11 हमारे पास थे, और उस आधार पे हम यदि कहें तो मुख्य रूप से देखा जाए तो जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, तो संपत्ति का अधिकार जो थी इसको हमने देखा कि
जो 44वां संविधान संशोधन हुई थी, 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको हमने एक संवैधानिक अधिकार के रूप में लिया है, बल्कि मौलिक अधिकार से निकाल करके लिया है। यानी इस आधार पर हमारा संपत्ति का अधिकार जो था, राइट टू जो प्रॉपर्टी की जो थी कॉन्सेप्ट, ये हमारा अब मुख्य रूप से हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है, बल्कि ये हमारा एक कानूनन अधिकार कह सकते हैं, संवैधानिक हो गया। 128 में हम बात करें तो 128 में कहा था नागरिकता की शर्त निर्धारित करने की शक्ति किसमें निहित होती है। तो सबसे पहले नागरिकता जो होती है भारत के संविधान के भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11 तक, यानी 5 से अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 अनुच्छेद तक हमारे भारत के संविधान जो बात करती है वह नागरिकता से रिलेटेड बात करती है। यदि हम 5 से 10 की बात करें, अभी हम 11 की चर्चा नहीं करूंगा, तो 5 से 10 की यदि हम बात करें तो इसमें नागरिकता की जो पात्रता होती है, यानी एजिबिलिटी जो होती है, उस एजिबिलिटी की चर्चा हम 5 से लेकर के 10 अनुच्छेद तक करते हैं। लेकिन यदि हम 11 अनुच्छेद की बात करें तो 11 जो हमारा आर्टिकल जो होता है उसमें कह सकते हैं कि नागरिकों के मामले पर जो संसद होती है, तो संसद को कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। और आपको मैं बता दूं कि अभी जो हमारे यहाँ जो भी आप देख सकते हैं कि जो भी CAA की जो हम बात कर रहे थे, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है कि 11वां यानी 11 जो हमारा अनुच्छेद है, 11 अनुच्छेद को इस्तेमाल करके ही हम कह सकते हैं जो मोदी सरकार अभी एक नया जो नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA लाई है, यह मुख्य रूप से 11 अनुच्छेद के अंतर्गत लाई है। तो इस आधार पर देख सकते हैं कि भारत में नागरिकता संशोधन अधिनियम की बात करें तो सबसे पहले 1955 की हम चर्चा करते हैं, उसके बाद अभी वर्तमान में जो आप देख रहे हैं 2019 वाला में CAA का जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा होने के बाद राष्ट्रपति से इसमें सहमति यानी कॉन्सेंट की जाती है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो C हो जाएगा। 129 में देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP की चर्चा किया है। तो DPSP हमारा क्या है, तो भारत के संविधान के भाग 4 में आती है, जिसमें आर्टिकल 37 से लेकर के 47 यानी 37 से लेकर के 47 तक भारत के संविधान के अनुच्छेद इसमें आती है, जो हमारा भाग 4 में आती है। अब नीति निर्देशक तत्व और जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ये दोनों जो है संविधान के हम कह सकते हैं, संविधान के विवेक कहा जाता है, या संविधान का कह सकते हैं मेरुदंड भी आप इसको कह सकते हैं दूसरे वर्ड में। और DPSP की जो प्रकृति है, तो इसकी यदि हम नेचर यानी इसकी जो हम प्रिंसिपल की बात करें तो DPSP के प्रकृति में ही क्या दिखता है कि यह मुख्य रूप से गैर न्याय संगत नजर आती है, ठीक है। और अर्थात हम गैर न्याय संगत के मतलब हम कह सकते हैं कि अदालतों द्वारा उनके जो उल्लंघन होते हैं, तो उल्लंघन के लिए कानूनी रूप लागू करने की कोई योग्यता नहीं होती, यानी किसी भी प्रकार के इन्फोर्समेंट नहीं होता है DPSP को लेकर के। लेकिन यदि हम खास तौर पर यदि बात करें फंडामेंटल राइट्स की, मौलिक अधिकार की, तो इसको लेकर के जो है सरकार और खासतौर पे जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट और जो हमारा हाई कोर्ट होती है, उनके पास से जिम्मेवारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हाउ टू इम्प्लीमेंट एंड हाउ टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। इट मीन टू से फंडामेंटल राइट्स जो है हमारा इनफोर्सिएबल है, जबकि DPSP जो है नॉन इनफोर्सिएबल है। और यही कारण हुआ है कि DPSP को यदि आप देखिएगा तो सरकार, चाहे वो केंद्र हो चाहे वो राज्य हो या हम स्थानीय गवर्नमेंट की बात करते हैं, इसे अभी भी लागू करने को मजबूर नहीं करता है। यानी इस आधार पर यदि हम आंसर देखें तो इसका गैर न्याय संगत यानी आंसर इसका B हो जाएगा। सिद्धांत में हमारा ये गैर न्याय संगत यानी ये हमारा कोई इनफोर्सिएबल नहीं है, बल्कि फंडामेंटल राइट्स हमारा इनफोर्सिएबल है। 130 में देखिएगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु कितनी है। देखिए भारत के संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की यदि हम चर्चा करें तो इनकी न्यूनतम आयु तो 35 की चर्चा मिलता है, लेकिन इनकी मैक्सिमम आयु का हमें चर्चा नहीं मिलती है, ठीक है। इस आधार पे इसका आंसर कोई आयु की सीमा नहीं है, यानी आंसर इसका आप D ले लीजिए। 131 में देखिए यदि राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो कितने समय में इसे भरा जाना चाहिए। हम सभी को पता है 6 महीना। 6 महीना के अंतर्गत 6 महीना के अंदर हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का यदि सीट खाली है तो उसे भरना हमारा खास तौर पर जो चुनाव आयोग होती है, इलेक्शन कमीशन होता है और हमारी जो सरकार होती है, ये सारे का ये जिम्मेवारी बनता है, यानी आंसर इसका A हो जाता है। 132 में देखिएगा तो संविधान में कितने प्रकार के आपात स्थिति परिकल्पना की गई। तो हम जैसा कि देखते हैं 352, 356 और 360, यानी एक हमारा नेशनल इमरजेंसी है, 356 हमारा प्रेसिडेंट रूल होता है और लास्ट 360 जो होता है वो हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। यानी ओवरऑल यदि हम बात करें तो भारत के संविधान में 3 प्रकार के इमरजेंसी की बात की गई है, यानी इसका आंसर देखें तो 132 का आंसर C चला जाएगा। 133 में देखते हैं तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। एक क्वेश्चन पहले भी ऐसा हम लोगों ने डील किया था। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 61 यानी 61 के अनुसार
राष्ट्रपति पर जो होती इम्पीचमेंट लाई जाती है। हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि इम्पीचमेंट का जो विचार है वह मुख्य रूप से हम अमेरिका से लाए हैं, अमेरिका के संविधान से लाया गया था। इसके आधार पर और सारे हमने आपको आर्टिकल के बारे में भी चर्चा किया था, तो आप पिछला यदि वीडियो देखेंगे तो उसमें भी आपको जैसा कि मिल जाएगा। जैसे हम आर्टिकल वहाँ चर्चा किया था 61, 124 का, हमने 4 और 5 दोनों चर्चा की थी। फिर हमने वो चर्चा किया था 217 आर्टिकल और फिर चर्चा किया था 218 आर्टिकल। यानी उस आधार पर देखिएगा तो मुख्य रूप से ये सारे जो आर्टिकल्स हैं, ये सारे प्रोविजंस हमारे इम्पीचमेंट को लेकर आते हैं। और इम्पीचमेंट में भी हमारे जैसे सुप्रीम कोर्ट में वो हाई कोर्ट की बात करें या प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 61 आता है, 61 आता है। 130 यानी इसका आंसर डी था। 134 में देखिएगा भारत में सशस्त्र बल की सुप्रीम कमांडर कौन होती है। यानी भारत में जो तीनों सेनाओं हैं, जल, नभ और स्थल, ठीक है, तो हम कह सकते हैं, और सॉरी वायु के ही नभ हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो तीन सेनाएं हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, ये तीनों सेनाओं के जो कमांडर इन चीफ होते हैं, सुप्रीमो आप कह सकते हैं, तो वो हमारे भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं, राष्ट्रपति। यानी आंसर इसका ए हो जाएगा। 135 में देखिए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होता है। तो आमतौर पर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री जो होता है वो खास तौर पर जो हमारा संसद होती है, संसद के जो बहुमत दल के जो नेता होते हैं उसे हम प्रधानमंत्री, यानी खास तौर पर हमारे भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं, जो बहुमत दल के नेता के रूप में उभर करके आते हैं, ज़्यादातर वो मेजोरिटी लेकर के आते हैं, तो राष्ट्रपति उन्हें सरकार बनाने के लिए परिकल्पना पारित करती है, या कह सकते हैं उनको बताते हैं कि आप सरकार बना सकते हैं। इट मीन टू से कि संसद में बहुमत दल का जो नेता होता है वह देश का प्रधानमंत्री है, भारत का प्रधानमंत्री है। यानी आंसर बी हो जाएगा। 138 में देखेंगे निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संसद की कार्यवाही में कभी भाग नहीं लेते, और राजीव गांधी का आंसर ले लेते हैं, यानी डी आंसर लीजिएगा। 137 में देखिएगा लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने सीटें आरक्षित की गई है। तो लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अभी देखा जाए तो ऐसे 20 सीट ऐसे हैं जो मुख्य रूप से रिजर्व कर दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाता है। 138 में कहता है कि लोकसभा में शून्य की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है। तो हमने देखा था कि प्रश्नकाल के बाद हम 0 आवर को लाते हैं, ये हम पहले लेक्चर में भी आपको डील किए हैं प्रश्न को, ठीक है। और उसमें हमने देखा था कि इसमें मुख्य रूप से जो महत्वपूर्ण हमारा प्रश्न बनता है वो सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूछा जाता है, ठीक है। और ये 1 घंटा का होता है, जो आप कह सकते हैं लंच पीरियड का समय जो होती है 12 से 1, उसके बीच में इसको पूछा जाता है। और इसमें मुख्य रूप से जो भी प्रश्न होते हैं वह आप कह सकते हैं लोक महत्व का प्रश्न होते हैं, इसको पूछा जाता है। तो इसका आंसर 1 घंटा हो जाएगा, यानी बी आंसर हो जाएगा। 139 में देखिएगा तो कहता है कि यह कौन तय करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं। तो हमने देखा है कि सबसे पहले यदि हम भारत के संविधान की बात करें तो आर्टिकल 112 में हम देखते हैं कि सबसे पहला वहाँ पर देता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी बजट के स्थान पर ये शब्द का इस्तेमाल की गई। दूसरे बात करें तो आर्टिकल 110 में हम देखते हैं धन विधेयक की चर्चा की गई है, ठीक है। तो इस आधार पर हम देखें कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जो सिफारिश कह सकते हैं, इसके जो जस्टिफिकेशंस किया जाता है, इसका जो फाइनल कह सकते हैं जो बताया जाता है, वह खासतौर पे जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं उनके पास जिम्मेवारी होती है, और वह यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी बिल धन विधेयक है या नहीं है, ये चीज़ों को बताते हैं, ठीक है। तो इस आधार पे आंसर इसका लोकसभा अध्यक्ष यानी ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 140 में देखेंगे राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन या संचालित होती है। तो सबसे पहले देखें तो ये जो हमारा आकस्मिक निधि के जो प्रश्न पूछ रहा है और राज्य की बात है, तो आकस्मिक निधि हमारा केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। तो भारत के संविधान के आर्टिकल 115 और 116 की चर्चा करें तो 115 और 116 के अंदर हम देखें तो केंद्र सरकार यानी हमारा केंद्र में एक आकस्मिक निधि होता है, लेकिन प्रश्न है यहाँ पर राज्यों का। तो राज्य के आधार पर देखें तो राज्यों में अनुच्छेद 205 और 206, 205 एंड 206 जो आर्टिकल है यह मुख्य रूप से चर्चा करता है कि राज्यों की भी आकस्मिक निधि होनी चाहिए, जिसका संचालन, जिसका कंट्रोलिंग, जिसका इम्प्लीमेंटेशन मुख्य रूप से राज्य का और राज्यपाल करेंगे। यानी इस आधार पर इसका आंसर 140 का ए हो जाता है। 141 में देखते हैं क्या कहना क्वेश्चन चाहता है।
141 में क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही हो सकती है यदि संसद का दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा हस्तांतरित संकल्प सदन को स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि इन तरह के जो आरोप लगाए जाते हैं, तो इस आरोप में हम देखते हैं कि सबसे पहले सदस्यों की जो संख्या होती है वह 1/4 होता है। 1/4 का मतलब 25%। तो अकॉर्डिंग टू यदि हम ऑप्शन चलते हैं तो बी में आ रहा है कुल का 25%, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1/4 का मतलब होगा 25%, यानी 25% आंसर हो जाएगा। तो 1/4 सदस्य जिस सदन में उन्होंने आरोप लगाए हैं, ठीक है, कि हस्ताक्षर होना चाहिए पहला। दूसरा हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिफिकेशन भी देना होता है, जहां पर वो सेल्फ तथा अपने वकील के द्वारा वो उपस्थित होते हैं और हो करके वो इस विचार को प्रकट करते हैं। तो इस आधार पर हम देखें इम्पीचमेंट की यदि हम बात करें तो इसमें हमारा 1/4 यानी 25% आंसर हो रहा है, यानी आंसर बी हो जाएगा। 142 में देखते हैं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। तो मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल भारत में होती है वो 5 साल होती है, लेकिन वह 5 साल से पहले भी वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं, या यदि वो कार्य करने में समर्थ रहेंगे तो राज्यसभा जो होती है वहाँ के जो संसद होंगे एक अनुमोदन पास करा करके वो उपराष्ट्रपति से वो कह सकते हैं कि रेजिग्नेशन भी डिमांड कर सकते हैं। तो इसका आंसर उस आधार पर यदि हम केवल पीरियड की बात करें तो पीरियड 5 ईयर्स होता है। अब ये उपराष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो उससे पहले भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं या उन पे इस तरह से, यदि क्योंकि इन पे तो इम्पीचमेंट चलती नहीं है, लेकिन हाँ राज्यसभा के संसद चाहें तो यदि उस तरह के कोई संविधान से अलग कुछ दृष्टिकोण से कार्य हो रहा हो तो इनकी इस्तीफा मांगेंगे, ठीक है, उसके लिए भी प्रोसीजर है भारत के संविधान में। 143 में देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय राज्यसभा का सदस्य नहीं थे। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन के आधार पर हम डायरेक्ट आंसर मार लेते हैं। तो यहाँ चरण सिंह है, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, नरसिम्हा राव है, इंदिरा गांधी है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखिएगा 143 का, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर हो जाएगा हमारा इंदिरा गांधी, क्योंकि जब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी इंडिया का, तो उस समय यह खास तौर पे जो है वो लोकसभा से नहीं थी बल्कि राज्यसभा से आई थी, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाता है। 114 में देखिएगा प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं। तो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जो अध्यक्ष होते हैं, जैसे हमारा योजना आयोग पहले था, अब नीति आयोग में बदल गया। तो आप देख सकते हैं कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया प्लानिंग कमीशन का, जिसकी स्थापना 1950 में हुआ था। साथ ही साथ तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द योजना आयोग एज वेल एज कह सकते हैं नीति आयोग हो जाते हैं। दूसरी बात कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ एनडीसी हो जाते भी हैं, पहले का जो एनडीसी थी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यदि आए तो अल्पसंख्यक आयोग, वित्त आयोग, उपरोक्त में से कोई ना एक है योजना आयोग। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्लानिंग कमीशन। इज इट ओके, यानी पहला हो जाएगा। 145 की चर्चा करेंगे। 145 कहता है कि लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण में काम करता है। तो लोकसभा की जो सेक्रेटेरिएट होती है, जिसको हम सचिवालय बोलेंगे, इसका जो पूरा का पूरा जो लुक आफ्टर होता है, देख रेख कर सकते हैं, पर्यवेक्षण की बात यहाँ पर वही हो रही है। तो यह मुख्य रूप से लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनके अनुरूप, यानी उनकी ही देख रेख में कार्य होती है। यानी अकॉर्डिंग टू यदि ऑप्शन करें तो यहाँ पर डायरेक्ट शब्द में है अध्यक्ष, यानी लोकसभा के अध्यक्ष इसका आंसर होगा, यानी फर्स्ट आंसर आपकी है। 146 में देखिएगा 146 में कहता है राज्यसभा जो संसद के ऊपरी सदन है की अधिकतम क्षमता होती है। तो भारत के संविधान में राज्यसभा का अधिकतम जो सदस्य संख्या है वह 250 है, जिनमें से 238 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए है और 12 जो होते हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान में हमारे पास राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है, 245 है, जिनमें से 233 राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश से हैं तथा 12 जो हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हैं।
और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी जो नियुक्ति होती है, उनकी जो पीरियड होता है, ये सारे भारत के संविधान के आर्टिकल 80 यानी 80 में चर्चा की गई है, वर्णन की गई है। राज्यसभा का पहला जो सत्र हुआ था वह 13 मई 1952 को हुआ था, 1952 को हुआ था। एक्चुअली देखा जाए तो मुख्य रूप से आप देख सकते हैं कि इसकी जो सबसे पहला प्रावधान जो थी वो जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम आया था, उसी प्रतिवेदन जो 1919 में आई थी, उस प्रतिवेदन के आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्यसभा का गठन किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में आप देखिएगा तो उसमें खासतौर पे जो तत्कालीन उस समय के जो विधानमंडल थे, तो विधानमंडल के आप कह सकते हैं जो द्वितीय सदन थी, उसके तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मुख्य रूप से निर्माण किया गया है, या कह सकते ओरिजिन की गई है। और इसके करने के साथ ही साथ कह सकते जो उप समिति थी, और वस्तुतः उसी को कह सकते कि 1921 ईस्वी में 1921 में इसको मुख्य रूप से अस्तित्व में ले आया गया। तो इस दृष्टि से हम कहें तो एक खास तौर पे भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड भी आप कह सकते हैं उस समय। लेकिन इसका स्थापना की बात करें या सबसे पहला सत्र की बात करें तो 13 मई 1952 को आती है। तो इसका आंसर आपका चल जाएगा 250, यानी पहला ऑप्शन है। 147 में देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा सदस्य लोकसभा में भेजता है। हम सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा का सदस्य की संख्या 80 है। फिर हमारा ऑप्शन है बिहार, तो बिहार में हमारा 40 है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऑप्शन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो कहता है कि उत्तर प्रदेश के बाद, यानी उत्तर प्रदेश जो होती है वो हमारा 80 लोकसभा सीट पे वो कार्य करती है। बिहार का है तो बिहार में 40 है, महाराष्ट्र में है 48, मध्य प्रदेश में 29 और पश्चिम बंगाल में 42। यानी देखिए यहाँ पर है 40, 29 और 42 और एक है 48। तो 48 किसका है? महाराष्ट्र का, यानी 48 हम इसका आंसर मारेंगे, यानी आंसर इसका सी हो जाएगा। यानी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद 80 के बाद 48 महाराष्ट्र भेजता है, यानी सी आंसर है। 148 में देखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष इस्तीफे के पत्र में किसे संबोधित करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो मुख्य रूप से जो अपना इस्तीफा देते हैं वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, ये ध्यान देना है, यानी आंसर इसका बी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के होते हैं मुख्य न्यायाधीश, और देखिएगा इससे पहले हमने देखा था तो सुप्रीम कोर्ट में विथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 30 था। उसके बाद अभी ये बढ़ा करके 2019 में, क्योंकि जो भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, नंबर ऑफ जजेस होते हैं, उनकी संख्या बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा, यह अधिकार मुख्य रूप से संसद को प्राप्त है। 2019 में हमने देखा कि इसमें बढ़ाया गया और बढ़ा करके 30 से कर दिया गया 33 और प्लस एक हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 34, यानी इस आधार पर इसका आंसर हो जाएगा 34। आपको ऑप्शन में 34 नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, पांचवा आंसर हो जाएगा। 150 क्वेश्चन है, यानी हमारे लास्ट क्वेश्चन है पूरा ओवरऑल डिस्कशंस का, एनालिसिस का। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अधिकतम कितने वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। सभी को पता है 65 ईयर्स, यानी 65 साल तक जो चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होते हैं वह अपने पद पर बने होते हैं। इसके साथ हम कह सकते हैं कि जो हमारा मास्टर स्ट्रोक जो दिल्ली टीम के द्वारा मिशन IAS के तरफ से जो शुरू की गई थी इनिशिएटिव्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि इतनी इम्पोर्टेंट आपको अभी जो इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं मिशन IAS की तरफ से, ये आप सभी के लिए आप कह सकते हैं कि बहुत फ्रूटफुल, अचीवेबल कर सकते हैं। ये आपको एक इनिशिएटिव शुरू की गई, एक एग्ज़ाम शुरू की। यदि आप इसको सब्जेक्ट वाइज बहुत बढ़िया से भी कर लेते हैं तो आपकी आने वाली जो 66 जो BPSC है, इसमें यह बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर सकते हैं, आपको अदा करेगी। अब आपको रियलाइज होगा, क्योंकि जिस तरह से BPSC का क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूरा का पूरा दिल्ली टीम के द्वारा क्वेश्चंस तैयार की गई है, और उसमें पूरे क्वेश्चंस देखा जाए तो BPSC जो पूछती है उसके लेवल के हैं, उसकी सिलेबस के हैं, और कुछ एक्स्ट्रा भी ऐसे चीज़ों को जो आप कह सकते हैं प्रेडिक्टेड जो होता है कि हाँ ऐसा भी संभावना हो सकती है, वे सारी चीज़ों को भी इसमें लाए गए हैं। तो इस तरह से आप इस एनालिसिस के माध्यम से आप ये सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा, एक बार समझने की कोशिश करें। कुछ इसके अलावा भी आप रेफरेंस किताब भी पढ़ सकते हैं।
जो आपके लिए बहुत ज़्यादा और कारगर हो सके। इसी के साथ ये प्रश्नों का एनालिसिस समाप्त होता है, लेक्चर भी समाप्त होती है। जय हिंद।